हेलो 8th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय AMM पब्लिक स्कूल। आज आपका SST का टर्न है, तो निकालिए अपनी SST की बुक वी एंड आर वर्ड और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का पार्ट 2। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन से, जो कि पेज नंबर है 17 पर। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि हम अपनी जो मिट्टी है उसे कैसे बचा सकते हैं, उसको सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है मल्चिंग। मल्चिंग आप देख रहे हो, मल्चिंग में क्या होता है, जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं उनके बीच की मिट्टी में हम घास फूस ये सब चीजें डाल देते हैं, तो मिट्टी उड़ती नहीं है, इससे मिट्टी बची रहती है। तो मल्चिंग ये होगा। नेक्स्ट है काउंटर प्लगिंग। तो काउंटर प्लगिंग में देख रहे हैं आप, काउंटर प्लगिंग क्या है कि जो काउंटर्स होते हैं यानी कॉर्नर्स होते हैं उनके पास प्लगिंग की जाती है, वहां पर फसल बोई जाती है जिससे कि वाटर का फ्लो जो है वो रोका जा सके नीचे बहने से, जिससे कि। थर्ड है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। तो टेरेसिंग में आप दिख रहा है आपको क्या है कि यहाँ मतलब स्टेप्स काट दिए जाते हैं स्लोप्स पर और टेरेसेस बना दिए जाते हैं, यानी कि मतलब लेवल्स बना दिए जाते हैं, थोड़ा एक नीचे है तो दूसरी ऊपर, फिर एक ऊपर। तो इस तरीके से वहाँ खेती की जाती है जिससे कि जो मतलब हमारा सॉइल है वो बहे ना, और अगर बहे तो नीचे किसी के पास पहुंचे, वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग आपको दिख रही है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि मतलब क्रॉप्स के बीच में ग्रास की स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या किया जाता है कि जो क्रॉप का एरिया है उसमें कुछ एरियाज बना देते हैं हम, और वहां पर शेल्टर बना दिए जाते हैं जिससे कि जो पूरा लैंड है वो ऐसा ना हो कि पूरे लैंड में हवा चले, थोड़ा बीच में बैरियर्स पड़ेंगे तो जो हवा है वो मतलब कहीं रुकेगी और जो सैंड है वहां की सॉइल है उसे बेकार नहीं करेगी। नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम में क्या है, पत्थर लगा दिए जाते हैं मतलब पानी के फ्लो के बीच में या और भी चीजों के, जिससे कि वहां की मिट्टी बहने से रुक जाए। काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स में क्या है कि स्टोन्स, ग्रास एंड सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर। घास से, स्टोन से, सॉइल से इनसे बैरियर बना दिए जाते हैं बीच बीच में, जिससे कि जो वाटर है वो कलेक्ट ना हो और वो बहता रहे, ये सब चीजों के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं हमारी हर चीज के लिए, हमारी डेली लाइफ में ही वाटर के इतने यूज हैं कि हम वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, the change of water from the liquid form to the gaseous form and then to the solid form and again to the liquid form is known as hydrological cycle. This phenomena makes water a renewable resource. वाटर रिन्यूएबल क्यों है बच्चों? क्योंकि वाटर अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता रहता है। आप देखते हैं जो समुद्र में पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, तो भाप बनता है तो लिक्विड जो है वो गैस में बदल गया। अब जो गैस है उससे क्लाउड बन जाते हैं वाटर वेपर्स की मदद से। क्लाउड जो है वो नीचे फिर पानी डाल देता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में यानी बारिश की फॉर्म में, तो फिर वो लिक्विड बन गया। कहीं वो स्नो भी बन जाता है यानी सॉलिड भी बन गया। तो वाटर जो है अपनी जो फॉर्म है उसे बदलता रहता है, इसीलिए वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। और ये जो साइकिल है इसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। वाटर की जरूरत क्यों है मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे अपनी बुक में। और ये हमारे वैसे तो बेसिक थिंग्स है जो हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। जो पानी है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पर। अब जितना भी पानी अर्थ पर है ऐसा नहीं है कि सारा ही वो पीने लायक है। अब ये डायग्राम देखिए आप, इससे समझेंगे। जो ब्लू कलर का आपको वाटर दिख रहा है वो ओशियन में है, और जो ओशियन का और सीज का वाटर है 97% है, और ये जो वाटर है ये सेलाइन होता है, यानी कि ये खारा पानी होता है, नमक का पानी होता है ये, तो ये पीने के लिए सेफ नहीं है। जो ग्रीन कलर का है ये आइस कैप्स में है, यानी जो फ्रीज्ड फॉर्म में पानी है, मतलब जमा हुआ है ये। और जो रेड कलर का है 1% केवल, ये फ्रेश वाटर है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बच्चों फ्रेश वाटर की परसेंटेज काफी कम है अर्थ पर, इसीलिए हमें वाटर को काफी प्रिसाइजली यूज करना चाहिए। फ्रेश वाटर क्या है, मतलब since water is found on the earth its total volume has remained the same। क्योंकि पानी जो है वो धरती पर ही है तो ये टोटल तो सेम ही है, लेकिन जो चेंज होती रहती है वो क्वांटिटी चेंज होती है फ्रेश वाटर की, कि कितना फ्रेश वाटर फाइनली बचा है, क्योंकि फ्रेश वाटर ही हमारे काम का है। और पानी जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो हमारे यूज का नहीं है। तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है कि हम वाटर जो फ्रेश वाटर है उसको कंजर्व करें, उसको बचाएं, उसको मतलब प्रिसाइजली यूज करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस वाटर के रूप में और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो सरफेस पर चीज है, जैसे कि आइस शीट्स एंड स्नो इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, सबसे ठंडा एरिया है ये पूरे मतलब
अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का। और यहाँ पर आइस शीट्स जमी हुई है, मतलब बर्फ बिल्कुल जमा हुआ है। तो सरफेस पर जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स के रूप में है और स्नो के रूप में है, ये आपको याद रखना है। और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट बाय रन ऑफ। जो रेन है हमारी वो भी फ्रेश वाटर का ही सोर्स है, लेकिन रेन भी चेंज होती रहती है, उसकी परसेंटेज भी कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम। तो फ्रेश वाटर जो सरफेस पर है वो जो फिक्स्ड परसेंटेज है वो केवल आइस शीट्स में और स्नो में है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड में जो पानी मतलब सीपेज होता है, सीपेज मतलब जो पानी रिस जाता है धरती के अंदर, वो पानी भी फ्रेश वाटर है, लेकिन वो भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, उसे भी कितनी नीचे है उसे निकालने के लिए हमें चीजें चाहिए होती हैं, इसीलिए ट्यूबवेल्स यूज करी जाती हैं पानी निकालने के लिए। तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी फ्रेश वाटर सोर्स ही है। अब बारी है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाए, अगर हमारे पास वाटर है तो उसको पीने लायक कैसे बनाया जाए। तो 4 तरीके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, जो आरओ है, जो आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ में यही प्रोसेस यूज होता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरीका है पानी को स्वच्छ बनाने के लिए। यूवी मेथड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जब हम उसे पानी के ऊपर डालते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरसेस इनको खत्म कर देती है। यूवी रेडिएशन भी यूज होती है हमारे आरओ में। डिस्टिलेशन, जो हम पानी को छानते हैं, आपने देखा भी होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे चैप्टर में कि स्टोन्स, सैंड, इन सब चीजों की मदद से एक फिल्टर बनाया जाता है मटके की मदद से। तो ये जो प्रोसेस है ये डिस्टिलेशन है। फिल्टर मेथड भी यही है, फिल्टर में भी हम वाटर को फिल्टर ही करते हैं। अब है वाटर कंजर्वेशन, पानी को कैसे बचाया जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो अलग अलग देशों ने लिए हैं पानी को बचाने के लिए। वाटर रीयूज, रिसाइकल करते हैं। सी वाटर डिसैलिनेशन, तो मतलब सी वाटर जो है, नदी का पानी है, खारा होता है, तो उसका डिसैलिनेशन करते हैं, यानी उसमें से नमक को अलग करते हैं, तो भी हमें पानी मिल जाता है, साफ पानी मिलता है। ये सारे मेथड्स हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। What can you do at home to conserve water? अब आप घर पर क्या कर सकते हो आप पानी बचाने के लिए, जरूरी है आपके लिए पढ़ना। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप अपने दांत साफ कर रहे हो तो जो टंकी है उसे बंद कर दें। मेंड लीकिंग टैप्स, जो लीक करती हुई टंकियां हैं उसे ठीक करवाएं। डोंट लीव द वाटर रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेज और क्लोथ्स, जब कपड़े या बर्तन धो रहे हैं तो पानी की जो टैप है उसे खुला ना छोड़े। वाटर योर गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन क्या होता है कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ रहा है, तो जिससे इवेपोरेशन ना हो इसीलिए अपने पौधों में सुबह और शाम को पानी दे जब धूप नहीं होती है। यूज मल्च बिटवीन प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों में और जो पौधे हैं उनमें मिट्टी को मतलब बचाने के लिए या फिर पानी को बरकरार रखने के लिए, जिससे पानी एब्जॉर्ब हो सके, उनमें मल्च यूज किया जाए। मल्च मतलब वही अभी हमने पढ़ा था, घास फूस, ये सब जो चीजें होती हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब प्लांट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। प्लांट नहीं होंगे तो सबसे मेजर जो चीज हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो हमें नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन एन एरिया। फ्लोरा मतलब प्लांट्स की स्पीशीज और फोना मतलब एनिमल स्पीशीज। तो प्लांट स्पीशीज यानी प्लांट के जितनी वेराइटीज और एनिमल की जितनी वेराइटीज एक एरिया में है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है। जो एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एरिया में, उसे भी हम बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। बायोडाइवर्सिटी हर चीज की अलग अलग हो सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मतलब डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो जो हमारी लाइफ साइकिल है उसमें चेंजेस आएंगे, और लाइफ साइकिल में चेंजेस आएंगे तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जो इकोसिस्टम है वो 2 तरीके के इकोसिस्टम है हमारे। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का हम चेन बता रहे हैं, फूड चेन जो है इनकी, ये 2 जगह एग्जिस्ट करती है। एक तो मराइन इकोसिस्टम है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम मतलब पानी में जो इकोसिस्टम चलता है, और टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पर इकोसिस्टम चलता है। पानी में भी बच्चों प्लांट्स होते हैं, तभी तो वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, वरना जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, वरना वो एग्जिस्ट ही ना करते, मर जाते। लेकिन क्योंकि वहां पर भी प्लांट्स होते हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन होती है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 2 इकोसिस्टम हमारे मूव करते हैं, एक तो मराइन यानी पानी में और दूसरा टेरेस्ट्रियल यानी धरती पे। मराइन इकोसिस्टम ओशंस ऑक्यूपाई 1% ऑफ द अर्थ सरफेस।
जो धरती का 71% एरिया है वो ओशियंस का ही है, समुद्रों का ही वो एरिया है। और जो मराइन इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से इसीलिए बड़ा है क्योंकि 71% जब पानी होगा तो वहां पर ज्यादा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली जब लैंड केवल 29% बचा यहाँ पर, तो लैंड पर जो इकोसिस्टम है वो कम छोटा होगा मराइन इकोसिस्टम से। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट क्या क्या है ये पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है फॉरेस्ट यानी जंगल। अब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट आर लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का वो लीव्स होती हैं, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होती है और यहाँ से जो फूड है इसका ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब तो फूड यहीं बन रहा है, ऑक्सीजन यहीं से रिलीज हो रही है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ ये सबसे ज्यादा। जो फॉरेस्ट है वो मतलब कंडीशंस और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉरेस्ट जो है वो काफी पेड़ पौधों का और जानवरों का घर भी है, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई अच्छी होती है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे पहले हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो वो होते हैं जो सबसे ज्यादा मतलब बारिश वाले एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट वो होते हैं जो ऐसी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ मतलब एवरेज विंटर्स हो, मतलब सर्दियां भी वहां पड़े और जहाँ रेनफॉल भी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो काफी ज्यादा ठंड में पाए जाते हैं, मतलब इसीलिए जो इनकी शेप होती है कोन शेप ट्रीज होते हैं दैट हैव स्ट्रेट ट्रंक्स एंड स्मॉल नैरो निडल लाइक लीव्स। ये सारे वहीं के हमारे फॉरेस्ट हैं और ये जो है हिमालयाज में पाए जाते हैं, जैसे कि कश्मीर, इंडिया में जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ऐसे एरिया में पाए जाते हैं। अब बारी है डिस्टर्बेंसेस इन नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्या क्या ह्यूमन के उसमें रोल है। तो ह्यूमन बीइंग्स ने ट्रीज कट करे जिससे दिक्कतें आ रही हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए ट्रीज काटे जा रहे हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ के हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए डिस्टर्बेंस आ रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में। पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हंटिंग की जा रही है ब्लाइंडली एनिमल्स की, तो ये गलत है। कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने काफी सारी पॉलिसीज निकाली हैं, काफी सारे रूल्स में बदलाव किए हैं। कुछ जानवरों के शिकार पर बैन है, कुछ जानवरों के शिकार पर तो बल्कि बहुत कड़ी सजाएं भी हैं, तो गवर्नमेंट ने भी काफी स्टेप्स लिए हैं। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म इन एन गिवन बायोम आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। किसी एक एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एनिमल लाइफ में और वेजिटेशन में बच्चों बहुत बड़ा रिलेशन है, एक दूसरे की मदद से ही एग्जिस्ट कर पाती हैं। आप इसे रीड करेंगे। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है, द हिमालयन माउंटेन्स सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल विच ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। देखो बच्चों इंडिया में भी अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, तो अलग अलग क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर जहाँ ठंड है तो वहाँ पर ठंड वाले जैसे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि याक रहता है वहाँ पर, आइबेक्स, श्रीऊ, तापी, ये सब जो है हिमालय में पाए जाते हैं। लद्दाख में याक पाई जाती है और वन हॉर्न राइनोज भी पाए जाते हैं इंडिया में। स्पॉटेड डियर पाया जाता है हिमालयाज में। तो अलग अलग जगह की अलग अलग वाइल्ड लाइफ है। हिमालयाज में हमारे यहाँ लेकिन काफी रिच वाइल्ड लाइफ पाई जाती है क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी फेवरेबल रहता है इन ऑर्गेनिज्म के लिए। डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है इंडिया में, क्यों? क्योंकि रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है। ज्यादा आबादी होगी तो ज्यादा खाने के लिए चाहिए होगा, ज्यादा खाने के लिए हमें ज्यादा उगाना पड़ेगा, ज्यादा उगाने के लिए हमें ज्यादा धरती चाहिए, इसीलिए हम पेड़ काटते हैं। ज्यादा रहने की जगह चाहिए, इसीलिए पेड़ काटते हैं। ज्यादा इंडस्ट्रीज बनानी है, इसीलिए पेड़ काटते हैं। डिप्लीटिंग फूड रिसोर्सेज, जो मतलब फूड है हमारे रिसोर्सेज, जैसे एनिमल्स भी फूड रिसोर्सेज में है तो ये भी कम हो रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है वाइल्ड लाइफ के लिए इंडिया में। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, जो जानवर है उनका हैबिटेट यानी फॉरेस्ट काटा जा रहा है, ये भी दिक्कत है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है पढ़ेंगे आप, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ ये कितनी है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों अभी हमने कंजर्वेशन के काफी सारे तरीके पढ़े हैं पीछे, उनसे अलग जो यहाँ पर हैं वो ये है कि काफी सारे इंडिया में बनाए गए हैं, मतलब वन
प्लांट्स को बचाने के लिए यहाँ वन महोत्सव किया जाता है जहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ये बनाए जाते हैं। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो बनाया गया है वन हॉर्न राइनो के लिए स्पेशली। तो मतलब काफी सारी चीजें करी गई हैं जानवरों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ को सरवाइव करवाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये भी हमारे लिए जरूरी है। बच्चों चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप पूरी तरीके से इसे रीड करेंगे। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स आप टिक करेंगे। सबसे पहले एफ का पार्ट के हम करेंगे, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। तो पेज नंबर 16 डालिए और 16 पर आइए। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स जो हैं, ये जो हैं इनमें से आप अपने आप मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे। जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उनमें से 3 पॉइंट आप लिख लेंगे। जो भी शॉर्ट पॉइंट है, ये जो फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो लिखेंगे आप, एनी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है, तो पेज नंबर 12 पर जाएंगे। लैंड रिसोर्स, यहाँ पर लैंड से स्टार्ट करेंगे आप और आप लिखेंगे यहाँ पर दैट वी हैव, यहाँ तक। ये आपका आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का, टिक करते रहिए साथ में। नेक्स्ट है हाउ डू ह्यूमंस अफेक्ट अदर लाइफ फॉर्म्स। पेज नंबर 23, जो इंसान है वो दूसरी लाइफ फॉर्म्स पर कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो पॉइंट्स है इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप अपनी मर्जी के लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज कंजर्वेशन, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करिए। व्हाट इज कंजर्वेशन, डिस्क्राइब इट्स काट दो वेरियस मेथड टू कंजर्व वाटर। ये क्वेश्चन अब आपका ये बना, डिस्क्राइब वेरियस मेथड टू कंजर्व वाटर। तो पहले तो कंजर्वेशन का आंसर आपको यहीं से दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये कंजर्वेशन का आंसर लिखेंगे। फिर वेरियस मेथड जो है वो पेज नंबर 20 पर ये रहा स्टेप्स, ये वाटर कंजर्वेशन के ये जो 6 स्टेप हैं, ये 6 के 6 आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग पे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। पेज नंबर 16-17 पर है बेटा। देखो सॉइल इरोजन के टाइप ये हैं, शीट इरोजन, गली इरोजन। तो आप टिक करेंगे और इनमें पूरा लिखना है आपको ये, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो आप पूरा लिखेंगे। यहाँ शीट इरोजन से लेकर आप इसे यहाँ तक लिखेंगे, इरोजन तक। 3 तरह के हैं, तीनों लिखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब्स द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। पेज नंबर 14-15 पर आइए। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज, तो हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, चेंज इन लैंड फॉर्म्स, केवल इनकी आपको हेडिंग लिखनी है। ओवर ग्रेजिंग, डिग्रेडेशन बाय माइनिंग एंड क्वेरिंग, डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रियल डस्ट। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज में भी 4 पॉइंट लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 2 है लॉन्ग का। अब है डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पेज नंबर 21 पर है, ये रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे और जो फर्स्ट पॉइंट है आप इसमें फोटोसिंथेसिस तक लिखेंगे और 3 पॉइंट आपको पूरे लिखने हैं। ये आपका आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का। द से लेकर 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट लिखेंगे, ये फोटोसिंथेसिस तक लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट है। लास्ट है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। वाटर की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या जरूरत है। पेज नंबर 18 सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के जो पॉइंट्स हैं बच्चों, इसमें आपको 5 पॉइंट लिखना है क्योंकि लॉन्ग है। तो वाटर इज वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स एंड इज यूजफुल इन नंबर ऑफ वेज लिखकर आप फर्स्ट लिखेंगे और डैम्स ये पूरा आप पॉइंट लिखेंगे। सेकंड भी पूरा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे थर्ड केवल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक लिखा जाएगा, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है यहाँ तक लिखा जाएगा। 4th एनिमल्स तक और 5th और 6th में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।